हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ बेसिक सी रिलेटेड प्रोग्राम्स पढ़ने वाले हैं। खास बात ये है कि अभी तक आप लोगों ने एक बेसिक प्रोग्राम पढ़ा है, दैट इज राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। हम लोग उसके आगे की कहानी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो मैंने एक नेक्स्ट प्रोग्राम दिया। मेरा मेन टारगेट ये है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाना, कैसे हम कोड के लिए अप्रोच करते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग को आप लोगों को सक्सेसफुली आप लोग कर पाए। तो शुरुआत करते हैं। जो आपका पहला प्रोग्राम है दैट इज write a C program to print the average of three numbers. Average of three numbers. Average of three numbers. आपको थ्री नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? अच्छा, एक बात बताइए, थ्री नंबर्स का एवरेज लेना है तो जो पहला नंबर होगा वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा, दूसरा नंबर भी दूसरे वेरिएबल में स्टोर होगा, तीसरा नंबर भी तीसरे वेरिएबल में स्टोर होगा। मतलब थ्री वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट। उसके अलावा जो उसका रिजल्ट होगा, एवरेज जो निकल के आएगा, वो चौथे वेरिएबल में स्टोर होगा। तो टोटल हमें कितने वेरिएबल्स लेने की जरूरत पड़ेगी? चार वेरिएबल लिखने की। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? हाँ जी, हेडर फाइल लिखते हैं सबसे पहले। तो हेडर फाइल लिखते हैं सबसे पहले, हैश इंक्लूड stdio.h। stdio का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और दैट डॉट एच रिप्रेजेंट्स हेडर फाइल। ये जनरली सी प्रोग्रामिंग में होता है क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एक दूसरी हेडर फाइल हम लोग लिख रहे हैं, हैश इंक्लूड conio.h। और conio.h का फुल फॉर्म क्या होता है? con रिप्रेजेंट कंसोल, i मतलब इनपुट, o मतलब आउटपुट। तो पहली लाइब्रेरी का नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, stdio। और दूसरी लाइब्रेरी का नाम क्या है? conio। इस लाइब्रेरी के हम लोग दो फंक्शंस कौन से अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं? फर्स्ट वन इज प्रिंटर, सेकंड फंक्शन कौन सा यूज करने वाले हैं? दैट इज स्कैनफ। conio को कौन सा फंक्शन हम लोग जनरली यूज करते हैं? एक होता है आपका clr scr, और दूसरा फंक्शन होता है गेट सी, जो हम लोग नॉर्मली फंक्शंस को यूज करते हैं। ठीक। उसके बाद आपका प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है? वॉइड मेन। तो सबसे बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम करली ब्रैकेट ओपन होने के बाद शुरू होता है। खास बात ये है, जो पहली लाइन होती है उस पहली लाइन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, बहुत थोड़ा सा मैं यहाँ पर टाइम लूंगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन? जैसे हम लोग अगर सही मायने में कहा जाए व्हाट इज वेरिएबल, तो वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन नेम। सपोज दैट मैंने कुछ ऐसा लिखा, इंट स्पेस ए। ए यहाँ पर वेरिएबल का नेम है, इंट क्या है? डेटा का टाइप है। मतलब ए वेरिएबल जो है वो अपने अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। और इंट का साइज कितना होता है? 2 बाइट कंपाइलर डिपेंडेंट, या 2 बाइट या 4 बाइट। हम लोग 2 बाइट कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ए के लिए ए नाम की मेमोरी 2 बाइट जिसका साइज होगा, वो क्या होता है? एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अलोकेट हो जाती है फॉर द वेरिएबल ए, जिसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर करते हैं, और कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ एड्रेस अलोकेट करता है। ये तो हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन का बेसिक मीनिंग। अब खास बात ये, जैसे हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, सबसे पहली चीज होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो एक बात बताओ, हमें एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो थ्री नंबर्स को स्टोर करने के लिए थ्री वेरिएबल्स चाहिए होंगे। मान लीजिए हमने वेरिएबल्स के नाम दिए ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर आप चाहते हो कि तीनों वेरिएबल जो है वो अपने अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करें, तो आप डेटा टाइप क्या लोगे? इंट। अगर आप चाहते हो कि तीनों नंबर अपने अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करें, तो आप डेटा टाइप क्या लगाओगे? फ्लोट। तो फ्लोट लगाने का फायदा ये है कि फ्लोट अपने अंदर इंटीजर भी एक्सेप्ट करता है और फ्लोट भी एक्सेप्ट करता है। मान लो किसी फ्लोट, जैसे आपने लिखा फ्लोट ए, तो ये जो ए वेरिएबल है ये अपने अंदर टू भी स्टोर करेगा इंटीजर नंबर, और 2.5 भी स्टोर करेगा। 2.5 को तो नॉर्मली फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करेगा, और 2 को 2.0 की फॉर्म में स्टोर करेगा, 2.0 की फॉर्म में। तो 2 या 2.0 वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही। तो खास बात ये फ्लोट लेने का फायदा ये है, ए बी सी अपने अंदर इंटीजर नंबर और फ्लोट नंबर दोनों ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब अगला क्या होगा? एक मैं वेरिएबल ले रहा हूं एवरेज, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये पूरी लाइन क्या होगी? वेरिएबल डिक्लेरेशन। ऑलवेज रिमेंबर, एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, memory is allocated for each variable and the size of that variable
इज डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप, दैट इज फ्लोट। फ्लोट है, इसका मतलब हर एक वेरिएबल के लिए कितने बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी। मैंने फ्लोट का साइज आप लोगों को बताया था 4 बाइट। तो एक बात समझिए, ए के लिए एक मेमोरी बन जाएगी, करेक्ट है, बी के लिए एक मेमोरी बन जाएगी, सी के लिए एक मेमोरी बन जाएगी, और एवरेज के लिए एक मेमोरी बन जाएगी। सपोज दैट इसका एड्रेस 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400। ऑलवेज रिमेंबर एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन ब्लैंक मेमोरीज एलोकेटेड फॉर ऑल द वेरिएबल्स। अब खास बात है कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एग्जैक्टली इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का मेन मोटिव क्या है। मेन मोटिव ये है, कंप्यूटर में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस है, उसमें हमें एक नंबर को स्टोर करने के लिए छोटा सा स्पेस चाहिए, दूसरे नंबर को स्टोर करने के लिए छोटा सा स्पेस चाहिए, तीसरे नंबर को स्टोर करने के लिए छोटा सा स्पेस चाहिए, चौथे नंबर को स्टोर करने के लिए छोटा सा स्पेस चाहिए। तो लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी में जितने हमारी रिक्वायरमेंट है उतना साइज खुद को एलोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन से क्या होता है, आपके कंप्यूटर की लार्ज मेमोरी में से जितनी आपको जरूरत है, जैसे मान लो अगर आप इंटीजर नंबर स्टोर करना चाहते हो तो 2 बाइट की रिक्वायरमेंट है, तो 2 बाइट का स्पेस अलोकेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। फ्लोट के लिए 4 बाइट का हो जाएगा। ये तो हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। दूसरा काम हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम ऑब्वियस ही बात है, जब देखो यार आप प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, है ना, तो जब आपका सॉफ्टवेयर कोई एग्जीक्यूट करे तो कुछ उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तब ना आप कुछ करोगे। तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अगर कोई स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कराना है, उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं क्या, प्रिंटफ। प्रिंटफ में मैंने कुछ ऐसे लिखा, एंटर एनी 3 नंबर्स, एंटर एनी 3 नंबर्स, ठीक। प्रिंटफ देखो ध्यान से सुनना, आपका प्रोग्राम शुरू होता है मेन से, मेन को पढ़ने के बाद इस लाइन पे जाता है, इस लाइन का मतलब हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, और वेरिएबल डिक्लेरेशन पे तुरंत ही मेमोरी बन जाती है, और कंपाइलर ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि ए बी सी एवरेज फ्लोट टाइप की, इसका मतलब ये अपने अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। कंपाइलर आगे बढ़ता है और देखता प्रिंट ऑफ, वो तुरंत समझ जाता है, अच्छा प्रिंट ऑफ का मतलब होता है मुझे कुछ प्रिंट करना है, मुझे कुछ प्रिंट करना है। और प्रिंट क्या करना है, जैसे लिखेगा एंटर एनी 3 नंबर, स्क्रीन पे एज इट इज एंटर एनी 3 नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब अगली बात कि प्रिंटफ, मैंने कहा कि प्रिंटफ जो है किस लाइब्रेरी का फंक्शन है, stdio.h लाइब्रेरी। तो सी क्या कहती है, सी ये कहती है कि आप मेरे फंक्शंस को यूज करो अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, यहां से बॉडी शुरू हो रही है प्रोग्राम, आप मेरे फंक्शंस को यूज करो। सी लाइब्रेरी से ये कहती है आप मेरे फंक्शन को यूज करो, बट मुझे टॉप पे इंक्लूड करना मत भूलो। मतलब बिना इंक्लूड मुझे किए अगर आप मेरे फंक्शन का यूज करोगे तो एरर आएगी। तो इंक्लूड करने का तरीका होता है हैश इंक्लूड stdio.h। अब खास बात, जैसे आपको मैसेज मिलेगा एंटर एनी 3 नंबर, आप क्या करोगे, कीबोर्ड निकालोगे, कीबोर्ड से 3 नंबर टाइप करोगे, कोई भी 3 नंबर 4 5 6 समथिंग लाइक दैट, कोई भी नंबर 3 नंबर्स को टाइप करोगे, उसे उसे कंप्यूटर में रिसीव कौन करेगा। देखो ध्यान से सुनो, आपका ये रहा कीबोर्ड, इस कीबोर्ड ने आपने 3 नंबर टाइप किए, इन तीनों नंबर को एक बंदा रिसीव करेगा, और जो कंप्यूटर की मेमोरी जो आपने बनाई है ए और बी और सी, इसमें क्या करेगा, स्टोर। तो ये काम होता है स्कैनफ का। स्कैनफ क्या करता है, आपके जो भी कंप्यूटर आपने कीबोर्ड से डायल किया है, कीबोर्ड से जो भी टाइप किया उसको रिसीव करता है और कहाँ स्टोर कराता है, मेमोरी में स्टोर करा देता है। जैसे अब ध्यान से सुनो, मैंने कुछ ऐसे लिखा, स्कैनफ परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एफ, m%a कॉमा m%b कॉमा m%c। अब ध्यान से सुनो, स्कैनर पढ़ते ही कंपाइलर समझेगा ओ अच्छा मुझे कुछ यूजर से इनपुट लेना, मुझे कुछ इनपुट लेना, और यही सोच के वो आगे बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनना, कंपाइलर को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि जैसे ये लेटर है परसेंटाइल, ठीक, तो इसके आगे की क्या पॉसिबिलिटी मैंने बताया था, या डी आ सकता है, या एफ आ सकता है, या सी आ सकता है, तो ये आगे देखेगा एफ है। तो एफ का मतलब है कंपाइलर ये समझ जाएगा अच्छा मुझे कुछ फ्लोट टाइप का इनपुट लेना है, समझ रहे हो ना, यहाँ फ्लोट टाइप का यूजर से रिसीव कर रहा है। आगे बढ़ेगा, ओ अच्छा 2 नंबर मेरे को फ्लोट टाइप रिसीव करने, एक और फ्लोट परसेंटाइल एफ, इसका अच्छा मुझे 3 फ्लोट टाइप की वैल्यूज को रिसीव करना है। अगर यहाँ परसेंटाइल डी होता है, इसका मतलब मुझे कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यूज को रिसीव करना है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो 3 टाइम परसेंटाइल एफ का मतलब है 3 फ्लोट टाइप की वैल्यू रिसीव करेगा। सपोज दैट आपने यूजर से इनपुट किया 4, तो 4 जब रिसीव करेगा तो स्टोर कहां होगा, इस सिंबल को बोलते हैं एड्रेस ऑफ। तो पहली वैल्यू स्टोर होगी एड्रेस ऑफ ए रहा ये, ए का एड्रेस 100 पे मान लो 3 डाला तो 3.0 स्टोर हो जाएगा। दूसरा नंबर आपने डाला 4.0, तो 4.0 यहाँ स्टोर हो जाएगा एड्रेस ऑफ बी पे। हमेशा ध्यान रखना ये वाला रिलेशन, ये वाला इसके टाइप को बताता है, ये वाला दूसरे वेरिएबल के टाइप को बताता है, तीसरा परसेंटाइल इसके
टाइप को बताता है। तो ये जो परसेंटाइल एफ लिखा है नहीं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तीसरा परसेंटाइल एफ, तो मान लो चौथी वैल्यू डाली आपने, तो मान लो कि ये 5 डाली, तो 5 कहाँ स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ सी 5.0। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में? अब देखो, यूजर से इनपुट ले लिया, अब आपको क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट के लिए आपने वेरिएबल क्या लिया, एबीजी। एबीजी, तो उसके लिए एवरेज कैसे निकालते हैं जरा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। अब यहां ध्यान से सुनो, इस ऑपरेटर का मैंने नाम बताया था, इस ऑपरेटर का नाम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज रिमेंबर्स, वर्क कैसे करता है, वर्क करता है राइट टू लेफ्ट। मतलब राइट में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसकी वैल्यू कहां साइन करेगा, लेफ्ट में। तो एक बात बताओ, ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 4 7, और 7 5 कितना होगा 12, 12 को 3 से डिवाइड करोगे जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, एवरेज में। यहाँ आपका वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अच्छा चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 और 3 7 और 5 12, 12 कहाँ जाएगा एवरेज, और एवरेज को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 4.0। तो एवरेज में 4.0। अब एक बात दो, हमारा आउटपुट तो आ गया, तो ये कहाँ स्टोर है, ये कहाँ स्टोर कहाँ मेमोरी में, क्या हमें ये दिखाई देगा ना। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट किसको, एवरेज को। अगर स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराना तो प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है। तो प्रिंट कराने का तरीका देखिए आप लोग, मैंने लिखा प्रिंट, और कई तरीके से लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एफ और ए बी जी। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये प्रिंट ऑफ अलग है, ये प्रिंट ऑफ अलग है, तो दोनों में डिफरेंस समझो। दोनों में डिफरेंस ये, इंग्लिश का कोई भी स्टेटमेंट हो, इंग्लिश का, तो एज इट इज लिख लो, स्क्रीन पे प्रिंट जाता है। बट अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको बताना पड़ता है। जैसे मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंट एफ द एवरेज इज परसेंटाइल एफ, और एवरेज आराम से समझना मेरी बात को, ऐसे प्रिंट होगा। जैसे प्रिंटर पढ़ते कंपाइलर समझ जाए मुझे कुछ प्रिंट करना है, द एवरेज इज, और जो परसेंटाइल एफ होता है उसकी वैल्यू रिप्लेस होती है उसके रेस्पेक्टिव वेरिएबल से। तो एवरेज की जो भी वैल्यू होगी 4.0, तो लिख के आएगा द एवरेज इज 4.0। बट अगर मैंने जो यहाँ पर पहली लाइन लिखी हुई है, पहली लाइन में क्या लिख के आएगा, सिर्फ डायरेक्ट जो परसेंटाइल एफ की वैल्यू होगी, डायरेक्ट परसेंटाइल एफ की वैल्यू होगी वो किससे रिप्लेस होगी, एवरेज से। तो लिख के आएगा डायरेक्ट क्या 4.0, और लास्ट में क्या लगाते हो आप, गेट सी एच। मेरी बात समझ पा रहे हो, गेट सी एच को मैंने आपको लैब में ऑलरेडी समझा रखा है। अच्छा एक बात बताओ, चलो इसको और ध्यान से सुनते हैं। मान लीजिए इस स्टेटमेंट को मैंने कुछ ऐसे लिखा, इस वाले प्रिंट को मैंने कुछ ऐसे लिखा, आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैंने लिखा प्रिंट हैव द एवरेज ऑफ परसेंटाइल एफ एंड परसेंटाइल एफ एंड परसेंटाइल एफ इज परसेंटाइल एफ। गौर से देखना, मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एवरेज। बहुत नई चीज है आप लोगों के लिए, बहुत आराम से सुनो। देखो तो स्क्रीन पे आउटपुट ऐसे आएगा, द एवरेज ऑफ, पहला परसेंटाइल एफ किससे रिप्लेस होता है, पहले वेरिएबल से। तो ए की वैल्यू क्या है 3.0, तो लिख के आएगा द एवरेज ऑफ 3.0, एंड दूसरा परसेंटाइल एफ किससे रिप्लेस होगा, बी से। बी की वैल्यू क्या है 4.0, 4.0, एंड तीसरा किससे रिप्लेस होगा, तीसरे वेरिएबल से। द वैल्यू ऑफ 3.0 एंड 4.0 एंड 5.0 इज, चौथा परसेंटाइल एफ रिप्लेस होगा चौथे वेरिएबल एवरेज 4.0। तो स्क्रीन पे लिख के आएगा एवरेज ऑफ 3.0 एंड 4.0 एंड 5.0 इज 4.0। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही, कैसे वैल्यूज को प्रिंट कराना है? तो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम। तो एक बार रिवाइज करते हैं, रिवाइज कैसे होगा। इन लाइनों को आप लोग क्या बोलते हो, हाँ जी, हेडर फाइल्स। ये हेडर फाइल्स होती है, इनको क्यों इंक्लूड करते हैं, ये लाइब्रेरीज होती हैं, इनके फंक्शंस हम आपके प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। जैसे एसटीडीआर का यूज कर रहे हैं प्रिंट ऑफ स्कैनफ, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया। और कोनियो का यूज कर रहे हैं गेट सी एच, इसलिए इस लाइब्रेरी को इंक्लूड किया। इस लाइन को आप लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये मैसेज प्रिंटिंग कराना है। और ध्यान से सुनना, जो भी आपका फॉर्मूला होगा ये जनरली क्या होता है, लॉजिक, जिसकी वजह से आपका आउटपुट आता है, लास्ट में आपको आउटपुट को प्रिंट करते हैं। तो पहले प्रोग्राम से ही रिलेटेड दूसरा प्रोग्राम था, तो ये इजी सा प्रोग्राम है, आप लोगों को होपफुली समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रैक्टिस पर्पस के लिए हम कुछ और प्रोग्राम लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला प्रोग्राम मैंने ले रखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल रेट अपॉन 100, समथिंग लाइक होता था। तो साफ सी बात है, मेरे को 4 वेरिएबल चाहिए, एक इनपुट, 2 इनपुट, 3 इनपुट। भाई यूजर से मैं क्या बोलूंगा, भाई प्रिंसिपल इनपुट कर, रेट इनपुट कर, टाइम इनपुट कर, मेरे को क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। तो टोटल 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करती है। और ये चीज तो मैं आप लोगों को कई बार समझा भी चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगेन इस प्रोग्राम को बहुत क्विकली करूंगा, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड ponyo.h void main। इतना तो काम लो आप लोग अच्छी तरीके से करो। सबसे पहले क्या करोगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन करोगे तो सारे फ्लोट टाइप के ले लो, क्योंकि जो प्रिंसिपल रेट और टाइम है। अच्छा, वेरिएबल के नाम आप कुछ भी ले सकते हो, बस किसी भी वेरिएबल को आप ऐसे नहीं ले सकते। मोहन वेरिएबल हो सकता है बट मोहन कुमार वेरिएबल नहीं हो सकता, मतलब स्पेस नहीं आ सकता। अंडरस्कोर आ सकता है। कोई भी वेरिएबल जो है ऐसा नहीं कि हैश से शुरू हो जाना, एट द रेट से शुरू हो जाना, डॉलर से शुरू हो जाना, ये सब वेरिएबल नहीं ले सकते। नॉर्मल आप लोग वेरिएबल ले सकते हो, जैसे मीनिंगफुल वेरिएबल लेना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टी को, और मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, ऐसा एक नॉर्मल सा वेरिएबल लेना है। अच्छा, इस लाइन को क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन व्हाट विल हैपन, सिंपल, अब मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ईच एंड एवरी वेरिएबल। पी के लिए मेमोरी बनेगी, आर के लिए मेमोरी बनेगी, टी के लिए मेमोरी बनेगी, और किसके लिए मेमोरी बनेगी, एस आई के लिए मेमोरी बनेगी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब मैं यूजर से क्या बोलूं, साहब पी आर टी की वैल्यू इनपुट करो, तो मैंने कहा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ पी कॉमा आर कॉमा टी। भाई स्क्रीन पे कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए सिंबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट लिख दो वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट कोई यूजर पढ़ेगा तुरंत ही कीबोर्ड निकालेगा, 3 वैल्यूज को टाइप करेगा। वैल्यूज को रिसीव करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, स्कैनफ। तो स्कैनफ क्या लिखते हैं, अगर सारे वेरिएबल फ्लोट ले रखे हैं, परसेंटाइल एफ, पहली बार वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, एम परसेंट पी, दूसरी वैल्यू एम परसेंट आर, तीसरी वैल्यू एम परसेंट टी। ये तीनों वैल्यू यहाँ पर पी आर और टी में स्टोर हो जाएगी। अब इन तीनों का क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो एसआई का नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, पी इंटू आर इंटू टी, और डिवाइडेड बाई क्या होता है जरा बताओ, 100। तो इससे क्या होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट और से लेफ्ट में ऐसा ही रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वो मेमोरी में स्टोर होगा, तो उसे क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो प्रिंट एफ द सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंटाइल एफ और एस आई। गौर से देखो आउटपुट कैसे आएगा, लास्ट में क्या लगाते हैं, गेट स्विच। एक बात होगा कैसे आएगा, प्रिंट एफ द सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंटाइल एफ की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, एस आई से। तो लिख के आएगा द सिंपल इंटरेस्ट इज जो भी आपका रिजल्ट है। क्या इतना आपको बेसिक प्रोग्राम सभी को समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब हम लोग एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे अगला लाइक प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ अ सर्कल। एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे। तो एक बात बताओ कि पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, 3.14 होती है। आर की वैल्यू मुझे यूजर से इनपुट करानी है। बहुत इजी सा प्रोग्राम है, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है। इस प्रोग्राम को हम फॉर्मूला भी लगवा के मैं आपको करवा देता हूँ। लेट्स सी। तो सिंपल आप लोगों को 2 हेडर फाइल लिखनी है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड kunio.h void main, ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन। हाँ जी। और करली ब्रैकेट ओपन होने के बाद आपको कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं ले लेता हूँ फ्लोट। खास बात यह है कि पाई कभी भी आप वेरिएबल नहीं ले सकते। पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप लोगों को नॉर्मल ऐसे एक वेरिएबल ले लो पाई, और पाई इक्वल टू पाई की वैल्यू फिक्स कर दो 3.14। तो जब पाई की लिए मेमोरी बनेगी तो उसमें स्टार्टिंग में ही 3.14 इनिशियलाइज हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने लिखा इंट ए, तो ये इतना पोर्शन होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के कुछ भी लिख देता हूँ तो इतना पोर्शन होता है इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब होता है ए के लिए जो मेमोरी बनेगी उसमें क्या असाइन हो जाएगा, 2 असाइन हो जाएगा। ये इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो इनिशियलाइजेशन जनरली हम लोग कॉन्स्टेंट्स को करते हैं। 3.14 पहुंच गया, यूजर से मुझे क्या मांगना है, आर, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। तो आप लोगों ने 3 वेरिएबल ले लिया। अब मैं यूजर से क्या बोलूं, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ आर। अब एक वैल्यू यूजर से इनपुट करानी, तो स्कैन एफ में हाउ मेनी टाइम परसेंटाइल एफ, ओनली 1 टाइम। और कहाँ स्टोर कराना है उसको, आर में। तो आर के लिए मेमोरी बनी होगी, एरिया के लिए मेमोरी बनी होगी, करेक्ट है। अब देखो आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया में क्या स्टोर होगा, तो ऐसे पाई 3.14
इंटू आर, जो भी मान लो 3 डाला तो 3.4414 इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी? एरिया। एरिया को क्या करा लो? प्रिंट करा लो, सिंपल। प्रिंट एफ द एरिया इज परसेंटाइल एफ। और क्या होता है आपका? एरिया को किसको प्रिंट कराना है? एरिया को। तो खास बात ये है, गेट सी एच स्क्रीन पे लिख के आएगा द एरिया इज परसेंटाइल एफ की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी? एरिया से। क्लियर है सभी को? हाँ जी। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ फंडे और बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो ऐसा होता है, आपने एक लाइब्रेरी पढ़ी stdio.h, करेक्ट है? इसके आपने दो फंक्शन पढ़े, printf और scanf। हर एक फंक्शन का एक यूनिक टास्क होता है। printf का टास्क है कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करने का। scanf का टास्क क्या है? टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इनटू द मेमोरी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ऐसे ही आपकी दूसरी लाइब्रेरी होती है onio.h। इसके आपने कौन कौन से फंक्शन पढ़े? एक तो फंक्शन पढ़ा clr ser, और एक आपने फंक्शन पढ़ा getch। ठीक है। ऐसे ही एक और लाइब्रेरी, देखो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। stdio.h क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि हम printf scanf यूज कर रहे हैं। conio.h क्यों? क्योंकि हम getch यूज कर रहे हैं। ऐसे एक लाइब्रेरी होती है मैथमेटिकल फंक्शन के लिए, math.h। इस लाइब्रेरी को जब इंक्लूड करेंगे जब मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना हो। तो दो फंक्शन है जो स्टार्टिंग में मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। एक फंक्शन का नाम है पावर, पीओडब्ल्यू। पावर निकालने का मतलब इस जैसे ए की पावर 3, ए की पावर 4 है ना। और एक फंक्शन है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, उसके लिए फंक्शन होता है SQRT। तो इन दोनों फंक्शन का मैं यूज सिखाता हूँ। जैसे मान लो आपको 2 की पावर 2 लिखना है ना, या ए की पावर 3 लिखना है, तो आपको इसके लिए नॉर्मल ऊपर इंक्लूड में हैश इंक्लूड मैथड.h को इंक्लूड करना पड़ेगा, और लिखोगे पावर पीओडब्ल्यू और 2,2। तो जो बेस होता है दैट इज 2, और पार होता है दैट इज 2। और इसके लिए क्या लिखोगे? पावर a,3, ए की पावर 3। तो एक बात बताओ, इस प्रोग्राम में मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? आर स्क्वायर है, तो जनरली मैं क्या कर सकता हूँ? जरा बताओ क्या कर सकता हूँ? ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? पीओडब्ल्यू आई इंटू पार, पार, और आर कॉमा 2, आर की पावर 2, ऐसे भी कर सकते हैं। बट खास बात ये इसमें आपको एक और हेडर फाइल इंक्लूड करने की, क्योंकि पार फंक्शन यूज कर रहे हो पीओडब्ल्यू, तो यहाँ पर एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड मैथ। इतना आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये बेसिक फंक्शन है। चलिए अब एसक्यूआरटी का भी यूज समझ लेते हैं। ओके फाइन। अगला प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग फॉर्मूला। यहाँ पर लिखा हुआ है समथिंग लाइक दैट। हीरोन्स फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक बात बताओ, इसमें हमको एस कैलकुलेट करते हैं, एस कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और जो भी वैल्यू आती है एस की, उसको इस फॉर्मूले लग देते। ये किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें इनपुट वेरिएबल क्या चाहिए? ए बी सी में किससे मांगूंगा? यूजर से मांगूंगा। अब इसमें स्क्वायर रूट के लिए एसक्यूआरटी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? लेट्स सी। चल, सबसे पहले आप लोगों को हेडर फाइल लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, और एक और लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहा हूं, हैश इंक्लूड मैथ.h, क्योंकि मैं मैथ का भी फंक्शन यूज करने वाला, इसलिए मैथ वाइड मेन। ठीक है, इतना काम आप लोग अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अब खास बात ये, इस पूरे फॉर्मूला में जो इनपुट चाहिए होगा, मान लो हम फ्लोट टाइप का इनपुट ले लेते या इंट टाइप का इनपुट ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए इंटीजर टाइप की वैल्यू ली मैंने a कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, करेक्ट है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एस फाइंड आउट करना है। जो एस है अगर डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो एस किस में? फ्लोट में भी आ सकता है। तो ये बहुत ध्यान से सुनना है कि मैं कौन सा वेरिएबल किस टाइप का लूं। एस फ्लोट ले लिया। और एरिया कैसा लूं? एरिया आप इंटर फ्लोट, जो आपकी मर्जी। ठीक है, मान लीजिए मैंने एरिया ले लिया। ठीक है। अब खास बात ये है, इन सब के लिए देखो एस कैलकुलेट करना है एरिया निकालने के लिए, और एरिया का फॉर्मूला रहा ई। ठीक, तो सबसे पहले मैं यूजर से क्या बोलूं? प्रिंट एफ इसकी, एंटर एनी थ्री नंबर्स, एंटर एनी थ्री साइड्स या थ्री नंबर्स।
है ना, कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल की 3 साइड्स हो सकती है, एंटर एनी 3 नंबर्स या 3 साइड्स, है ना, ए बी सी कुछ भी हो सकती है। उसके बाद इसे ए ने रिसीव कौन करेगा, स्कैनर, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, आप सारा कुछ फ्लोट में भी ले सकते हो, परसेंटाइल डी एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट सी एम परसेंट सी, तीनों साइड एबीसी में स्टोर हो जाएंगी। सबसे पहले क्या निकालोगे, एस, एस का फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, एस कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला होता है, इसको लिखने का तरीका देखो, फॉर्मूला है ये, इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। देखो फॉर्मूला होता है एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताना, और आपको ब्रैकेट लगानी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में इंटू जरूर लगाना लास्ट में, ये ब्रैकेट को बंद करना। इसको आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा या एरिया निकल जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूँ एस क्यू आर टी ब्रैकेट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ब्रैकेट क्लोज हो गया आपकी, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, एरिया में। तो प्रिंट ऑफ किसको कराए लास्ट में, एरिया को, द एरिया इज परसेंटाइल एफ, और किसको प्रिंट कराते हैं, एरिया को। बोलो भाई सबको समझ में आ रहा है, और लास्ट में क्या लगाते हैं आप लोग, क्या इतनी बात क्लियर है, ये तो हो गया आपका ए ऑप्शन। एक दो बेसिक प्रोग्राम और देखते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स बाय यूजिंग द थर्ड वेरिएबल है। जैसे मान लो क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि राइट अ सी प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। मान लो एक वेरिएबल है उसमें आपका 2 स्टोर है, एक वेरिएबल आपके पास 3 स्टोर है, और एक थर्ड वेरिएबल भी है आपके पास, ये सी है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कराना है विद द हेल्प ऑफ सी। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, इस 2 को उठा के यहाँ ले जाओ, मतलब सी में ए डाल दो, और ए में क्या डाल दो, बी डाल दो, और जो बी रह गया बी में क्या डाल दो, सो इस तरीके से हमको स्वैप करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से, हेडर फाइल से। हेडर फाइल आप लोग लिख लोगे, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, वॉइड में, ठीक। अब यूजर से मैं कितने नंबर, वो कितने वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, मान लो 3 नंबर डिक्लेयर कर लिए, ए बी सी, सी की हेल्प से आपको क्या करना है, क्या करना है, स्वैप करना है। सी की हेल्प से आपको क्या करना है, स्वैप करना है। चलो ध्यान से देखते हो, सबसे पहले ए के लिए मेमोरी बनी, करेक्ट है, बी के लिए मेमोरी बनी, करेक्ट है, सी के लिए मेमोरी बनी, करेक्ट है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रिंट ऑफ एंटर द वैल्यू, या एंटर एनी 2 नंबर, एंटर एनी 2 नंबर्स, करेक्ट है। स्कैनफ, हाउ मेनी टाइम परसेंटाइलिटी, 2 वैल्यू इनपुट करनी है यूजर से, एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट, मान लो 2 जो वैल्यू डाली उसने 5 डाल दी, एक वैल्यू 9 डाल दी, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, करेक्ट है। तो देखो मैं एक ऐसे ही देखो इन्हें स्वैप करना है, तो स्वैप करने से पहले एक बार ए और बी के वैल्यू प्रिंट करा दो। मानो मैंने लिखा प्रिंट है बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, और मैंने यहाँ पर लिखा ए कॉमा। अब आप बताओ इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन से क्या प्रिंट हुआ, स्क्रीन पे प्रिंट हो क्या आएगा, बिफोर स्वैप द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इज, परसेंटाइल डी किससे रिप्लेस हुआ, ए से, और परसेंटाइल डी किससे रिप्लेस हुआ, बी से। तो लिख के आएगा बिफोर स्वैप द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 500, करेक्ट है। अब मैंने स्वैप कुछ कैसे कर, मैंने लिखा सीक्वेंस, ये लॉजिक है में, सीक्वेंस टू ए ओके, इक्वल्स टू बी, और बी इक्वल्स टू सी। मैंने ये 3 लाइनें लिखी हैं, मे भी आपको कंफ्यूज करें बट आराम से समझते रहो, देखो ध्यान से। एक बात, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये वाला, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट की वैल्यू लेफ्ट में असाइन कर देता है। तो इस लाइन का मतलब होगा द वैल्यू ऑफ ए इज असाइन्ड टू सी। ए की वैल्यू कितनी, 5, 5 कहां पहुंच गया, सी के पास, करेक्ट है। अब इसका क्या मतलब होगा, द वैल्यू ऑफ बी इज असाइन्ड टू ए, ए में क्या पहुंच गया, 9 पहुंच गया, बी की वैल्यू 9 है। और लास्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ सी इज असाइन्ड टू बी, द वैल्यू ऑफ सी क्या है, 5 है। हो गया आपस में इंटरचेंज, 9 एंड 5 मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू चेंज होगी। तो लास्ट में मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, आप लोग बताइएगा,
प्रिंट एफ आफ्टर स्वैप द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इज परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, करेक्ट है। तो अगर मैं ए कॉमा बी करूं तो एक बात और लास्ट में लिखूं गेट सेज, तो आप बताओ क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे? स्क्रीन पे प्रिंट होगा आफ्टर स्वैप द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की अब वैल्यू क्या हो चुकी है 9 एंड 5। समझ में आ गया? तो पहले स्क्रीन पे लिख के आएगा 5 और 9 और दोबारा लिख के आएगा 9 और 5। एक तो तरीका है कि हो गया ये स्वैपिंग का। देखो मैं तीन लॉजिक यहाँ पर बताने वाला हूँ, चलिए दो तो बताऊंगा मेरे में, आप लोग बहुत ध्यान से सुनो। खास बात ये, एग्जाम में इस प्रोग्राम को दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और कभी कभी ये भी कहा सकता है कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल का मतलब है हमारे पास तीसरा वेरिएबल ही नहीं है, कि मैं ऐसा क्या करूं कि दो ही वेरिएबल की हेल्प से मेरा तीनों का आपस में, मतलब दोनों आपस में इंटरचेंज हुआ। तो भाई तीन की जगह दो वेरिएबल नहीं, करेक्ट है ना? ए और बी के बिफोर से अब द वैल्यूज आर ए, और ए एंड बी की वैल्यू मैंने मान लो 4 इनपुट कर दी और वी की वैल्यू मैंने 6 इनपुट करी। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना यूजिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब विदाउट यूजिंग मतलब तीसरे वेरिएबल का यूजिंग करना है। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, आराम से सुनो, और फिर बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, और ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। देखो ये क्या एक्सप्रेशन कर रहा है, देखो ए प्लस बी का सम असाइन करना है ए में। ए प्लस बी का सम क्या है, 4 और 6 10, 10 किस में चला गया ए में। ठीक है, अगली लाइन देखो, ए माइनस बी, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 6, रिजल्ट क्या है 4, 4 कहाँ चला गया बी में चला गया, करेक्ट है। और फिर लास्ट में ए की वैल्यू क्या है 10, और बी की वैल्यू क्या है 4, 10 में से 4 गया 6, 6 किस में चला गया ए में। तो एक बात बताओ, पहले 4 और 6 थे, अब क्या हो गया 6 और 4, मेमोरी में 6 और 4, तो मेमोरी लोकेशन में इंटरचेंज हो गया। तो ये भी लॉजिक होता है, इसमें मैंने तीसरे वेरिएबल का यूज ही नहीं करा है। तो दिस इज द सेकंड लॉजिक। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो दीज आर द प्रोग्राम्स जो आप आराम से समझ सकते हैं। बेसिक प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए होपफुली आपको काफी हद तक आइडिया हो चुका होगा। लास्ट में एक प्रॉब्लम और ले लेता हूँ। देखो यार, ये लॉजिक है, बेसिक सा एक मैथ की प्रॉब्लम है, नथिंग एल्स। खास बात ये है इस प्रोग्राम में करना क्या, पहले आपको वो देख लो, है ना? देखो लिखा हुआ है कि एक एम्प्लॉय है, उसकी बेसिक सैलरी ऑफ ए एम्प्लॉय इनपुट थ्रू। मान लो मैंने बेसिक सैलरी जो है वो एम्प्लॉय की 100 मान, ठीक है, वो ये कह रहा है कि बेसिक सैलरी आपको यूजर से इनपुट करानी। मान लो मैंने बेसिक सैलरी 100 इनपुट कराई, उसने कहा कि डीए होता है डियरनेस अलाउंस 25% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड एचआरए इज 50% ऑफ द सैलरी। मतलब एक मुझे फाइंड आउट करना रहेगा डीए जो 100 का 25% होगा, तो 25% कितना होगा 25, और डियरनेस और एचआरए कितना होगा बेसिक सैलरी का ही परसेंट, एचआरए होगा 15%। क्या आप इतना कैलकुलेट कर लोगे? ये 15 होगा भाई, मैं डायरेक्ट 100 का 25% 25, 100 का 15% 15, करेक्ट है। ये मैंने वैल्यू निकाल दी भाई, सीधी सी बात है। ठीक, उसकी बात ये कह रहा है कि प्रोविडेंट फंड पीएफ इज डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी, करेक्ट है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एच आर, ये फॉर्मूला होता है। तो बेसिक 100 है, प्लस डीए क्या है 25 है, प्लस एच आर ए क्या 15, इन सब से सम करके जीएस आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि पीएफ जो है इससे 10% रेट पे जो है 10% जो है इसका, मतलब कि जीएस जितना भी आपकी ग्रॉस सैलरी है उस पर 10% जो है वो पीएफ कट जाता है। मतलब जीएस जो भी आपकी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, मान लो 100 है, 125 मतलब 140 आपका जीएस हो गया, 145 का 10% जो है वो आपका क्या कट जाता है, पीएफ कट जाता है। अगर आप मान लो पीएफ निकालोगे, ये पीएफ निकाला, तो पीएफ 140 का 10%, ये कटा ये कटा ये कटा, मतलब पीएफ कट गया, कितना कट गया 14 रुपए कट गया। तो ये मांग रहा है कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नेट सैलरी। तो नेट सैलरी क्या होती है, जो इन हैंड मिलती है आपको, हाथ में सैलरी मिलती है नेट। तो देखो तो हमेशा ध्यान रखना, नेट सैलरी एग्जैक्टली होगी ग्रॉस सैलरी जितने आपकी मिली उसमें से पीएफ और काट दो, वो आपकी नेट सैलरी, करेक्ट है। आपको मैथ समझ में आ गई? तो देखो सबसे पहले मैंने बेसिक सैलरी डीए एचआरए जीएस, जीएस मतलब समझ गए होगे आप लोग, पीएफ प्रोविडेंट फंड, डीए डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, और आपका उसके बाद जीएस मतलब ग्रॉस सैलरी, एनएस मतलब नेट सैलरी। बीएस अलाउट किया,
डीए कैसे निकाला, बीएस का 25%, एचआरए बीएस का 15%, जीएस सबका सम, पीएफ निकाला 10% ऑफ जीएस, नेट सैलरी हो गई जीएस माइनस पीएफ, ठीक है, तो नेट सैलरी आपकी कैलकुलेट। तो सिंपल मैथ्स ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही प्रोग्राम रखते हैं। तो ये बेसिक प्रोग्राम का आइडिया था, इसके आप लोग इसके बाद आप लोग इफ एल्स की प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द सी प्रोग्रामिंग। थैंक यू।